हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रैंड माशिया ने चेनमू की जान बचाने के लिए उसे वापस घर जाने के लिए बोल दिया था, पर एल्डर वू लाओ ने भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे अपने कुछ साथी एल्डर्स को भेज दिया था, जिन्हें चेनमू बहुत ही चालाकी के साथ चकमा देते हुए दाशु कॉन्टिनेंट के एक रूइंस एरिया में लेके आ चुका था, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। इवन उन एल्डर्स को भी वहाँ पे जाने में डर महसूस हो रहा था, पर क्योंकि उन लोगों को हर हाल में अपने एल्डर को हुक्म मानना ही था, तो इसलिए वो भी चेनमू का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चेनमू वहाँ पे जिस जगह पे छुपा हुआ था, अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोस्टर जाग गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाशु कॉन्टिनेंट की उसी रूइंस वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस खतरनाक मोस्टर के जागने की वजह से वो पूरा माउंटेन ही हिलने लगा था, जिसके चलते उस माउंटेन के भी टुकड़े टुकड़े होते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे, जो देखकर वो पांचों डिसेबल्स भी जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। और इसी बीच वो मोस्टर जो कि एक जायंट एप था, वो भी वहाँ पे उस माउंटेन से बाहर निकल आता है, जिसका साइज वहाँ पे उस माउंटेन से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। और उस जायंट मोस्टर एप के उठने की वजह से चेनवू जो कि वहाँ पे उस माउंटेन के साथ ही चिपका हुआ था, वो भी वहाँ पे उड़ता हुआ नीचे गिरने लगा था। और यहाँ पे हमारे हीरो के साथ भी वही होता है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, क्योंकि जैसे ही चेनवू वहाँ पे माउंटेन से नीचे गिरता है तो वो सीधा वहाँ पे उस जायंट एप मोस्टर के सर के ऊपर आके गिरता है। और चेनवू को वहाँ पे इस तरह से अपने ऊपर गिरते हुए देखकर वो मोस्टर भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए रोर करने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी चेनवू वहाँ पे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उस जायंट एप मोस्टर का साइज तो वहाँ पे एक बड़े माउंटेन से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और अगर चेनवू उसे वहाँ पे छोड़ देता तो उसका मरना वहाँ पे तय था। पर इस सब के बावजूद भी जब चेनवू वहाँ पे उस मोस्टर को नहीं छोड़ता तो उस मोस्टर का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ने लगा था, और गुस्से से वो अपने सर को वहाँ पे जोर जोर से इधर उधर मूव करने लगा था, जिसके चलते बेचारे चेनवू का हाथ वहाँ पे छूट जाता है और वो वहाँ पे उस मोस्टर के सर से होता हुआ सीधा नीचे गिरने लगा था। पर चेनवू के साथ साथ वहाँ पे काफी सारे पत्थर भी नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें देखते ही चेनवू को वहाँ पे बचने के एक और रास्ता मिल जाता है। इसलिए वो ग्रैंडपा 2G की सिखाई हुई फॉरबिडन स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उन पत्थरों के ऊपर जंप करता हुआ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ नीचे आ गया था। और चेनवू की ये एंट्री देखने में बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रही थी, जिसे देखते हुए उन पांचों डिसेबल्स का भी मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। पर वो लोग भी वहाँ पे चेनवू को और कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो पांचों जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे चेनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे चेनवू तो वहाँ पे पूरी तरह से बेखबर था, लेकिन वो पांचों वहाँ पे चेनवू के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही वो जायंट एप मोस्टर उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही हमला कर देता है। और उस जायंट एप मोस्टर का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इवन हम देखते हैं कि उनके लीडर ब्रदर शू के मुंह से तो वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। इसी बीच वो जायंट एप मोस्टर वहाँ पे जंप करता हुआ एक बड़े से पहाड़ की चोटी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे पहले से ही उसके बड़े से पंजे का निशान बना हुआ था। और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर आने के बाद वो जायंट एप मोस्टर वहाँ पे एक बार फिर से जोर जोर से रोर करते हुए उन सभी वॉरियर्स को चुनौती देते हुए अपने साथ फाइट करने के लिए बुलाने लगा था। अब ये देखकर ब्रदर शू भी वहाँ पे अपने साथियों से कहता है, मुझे लगता है हम लोग गलती से स्टीमन एप के एरिया में आ चुके हैं और इसी वजह से गुस्सा होते हुए हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये यहाँ पे हमारी जान भी ले सकता है। पर अभी ब्रदर शू वहाँ पे अपने साथियों से ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही वो डीमन एप वहाँ पे जंप करता हुआ उन सभी के सामने आ चुका था, जो कि वहाँ पे उनके सामने आकर इंसानी भाषा में बोलते हुए उन सभी से कहता है, उस बच्चे का तो खेल मैं खत्म कर चुका हूँ, अब तुम सभी की बारी है। अब ये था उन पांचों डिसेबल्स के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये डीमन एप बोल भी सकता होगा। पर ब्रदर शू वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर अपने साथियों को वहाँ पे समझाते हुए कहता है, मुझे लगता है ये डीमन एप अपने स्पिरिचुअल विजडम को एक्टिवेट कर चुका है, जिसके चलते ये इंसानों की तरह बहुत ही ज्यादा समझदार और होशियार हो चुका है और इसमें सोचने समझने की भी क्षमता आ चुकी है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये डीमन एप काफी 100 साल बड़ा है और अपने सालों की ट्रेनिंग के बाद खुद को ये यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचा पाया है। और ब्रदर शो की इन बातों से वहाँ पे उन सभी को ये भी अंदाजा हो गया था कि अब अगर वो सभी यहाँ पे मिल भी जाएं तो इस डीमन एप का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सब सोचते हुए वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स के मुंह से एक साथ निकलता है, तो इसका मतलब है कि ये डीमन एप अपर रियलम में पहुंच चुका है। अपने साथियों की ये बात सुनकर उनमें से एक डिसेबल कहता है, पर अब हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहीं पे रुके रहते हैं तो ये डीमन एप हमें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मेरे ख्याल से तो हमें अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें अपने एरिया में देखकर गुस्सा हो रहा है। अगर हम इसके एरिया को छोड़ देते हैं तो इसकी और हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। जिसपे एक दूसरे डिसेबल वहाँ पे उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक इतने ज्यादा खतरनाक डीमन एप को जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोग इसे यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हैं तो ये न जाने कितने ही लोगों की मौत का सबब बनेगा, और हमारा तो काम ही यही है इन जैसे डीमंस को खत्म करना। अब उस डिसेबल की ये बात सुनकर वो डिसेबल लड़की भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को
को यहाँ पे किसके लिए भेजा गया था। भले ही ब्रदर शू यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन हमें उनके बगैर ही आगे बढ़ते हुए इस डीमन एप का मुकाबला करते हुए इसे खत्म करना होगा। जबकि वो डीमन एप तो चेनवू को हिला हिला के वहाँ पे चेक करने लगा था, और जब चेनवू वहाँ पे आगे से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो डीमन एप भी वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, मैंने इस बच्चे को खत्म कर दिया, अब तुम सभी की बारी है। और ऊपर से चेनवू भी वहाँ पे मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। एक तो वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी जीभ को भी बाहर निकाल रखा था, जो देखने से तो बिल्कुल वाकई ऐसा लग रहा था कि चेनवू वहाँ पे मारा जा चुका है। और जब वो डीमन एप बार बार उसे हिलाकर चेक करता है तो चेनवू आगे से वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। और ब्रदर शू जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी अब वहाँ पे सोच में पड़ चुका था कि क्या वाकई वो डीमन लड़का मारा जा चुका है। और चेनवू जो कि वहाँ पे अभी तक जिंदा था, उसने वहाँ पे अपनी इस कमाल की एक्टिंग से उन सभी को वहाँ पे यकीन दिला ही दिया था कि वो वाकई मारा जा चुका है। लेकिन चेनवू की किस्मत भी इतनी ज्यादा अच्छी कहाँ थी। अचानक ही वो डीमन एप वहाँ पे चेनवू को उसकी टांग से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा लेता है, और उसे वहाँ पे जोर जोर से हिलाकर रोर करते हुए कहने लगा था, देखो कैसे मैंने इस बच्चे को खत्म कर दिया, अब तुम सभी के साथ में मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और यहाँ पे वो डीमन एप चेनवू को इतना जोर जोर से हिलाता है कि चेनवू की सारी एक्टिंग भी वहाँ पे दरी की दरी रह जाती है, और खुद ब खुद ही उसकी आंखें वहाँ पे खुल जाती हैं, जिसके ऊपर उस डिसेबल लड़की की भी नजर पड़ जाती है, क्योंकि वो चेनवू को वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रही थी कि चेनवू वाकई मर गया या अभी तक जिंदा है। लेकिन इससे उस लड़की और उसके सभी साथियों को वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि चेनवू तो बस मरने का नाटक कर रहा था। इसलिए वो पांचों वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ पे जाने की बजाय चेनवू को मारने का डिसाइड करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन एप भी चेनवू को जिंदा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और जैसे ही वो दोबारा उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो चेनवू वहाँ पे अपनी फॉरबिडन स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे भागता हुआ उसके सभी हमलों को डॉज करने लगा था। जबकि बार बार चेनवू को वहाँ पे अपने हमलों से इस तरह से बचते हुए देखकर उस डीमन एप का गुस्सा भी लगातार वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, और अब तो उसने वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए अपने हाथों को वहाँ पे इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो डीमन एप वहाँ पे पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों को भी उठाते हुए इधर उधर फेंकने लगा था, जहाँ उनमें से एक बड़ा सा पत्थर सीधा ब्रदर शू और उसके साथियों की तरफ जाता है, जिसे ब्रदर शू ने वहाँ पे अपनी कमाल की शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर के ऊपर काफी तेजी से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था। पर वो सभी लोग वहाँ पे उस पत्थर से तो बच गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो लोग आगे करे क्या, क्योंकि चेनवू तो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस डीमन एप की बॉडी के ऊपर इधर उधर भागते चले जा रहा था। और उस डीमन एप के पास जाकर चेनवू के ऊपर अटैक करने का सिर्फ एक ही मतलब था, अपनी मौत को दावत देना। इसी बीच हम देखते हैं कि चेनवू अचानक से ही वहाँ पे अपनी एक और फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से विसल बजा देता है, जो कि असल में एक सिग्नल था। और देखते ही देखते चेनवू का ये सिग्नल बहुत ही तेजी के साथ जंगल में फैल जाता है, जिसके चलते उस जंगल के सभी जानवर उसी तरफ आने लगे थे। और देखते ही देखते उन हिरन्स का ग्रुप भी वहाँ पे पहुंच जाता है, और उन हिरन्स के ग्रुप का लीडर वहाँ पे चेनवू की तरह ही विसल करते हुए उस डीमन एप तक अपना सिग्नल पहुंचाने लगा था। असल में वो डीमन एप उस जंगल का गार्डियन था, इसलिए वो हिरन वहाँ पे अपनी विसल के जरिए उस डीमन एप को वहाँ पे सब कुछ बता देता है कि कैसे इन पांचों डिसेबल्स ने उनके ग्रुप के ऊपर हमला करते हुए उनके ग्रुप के काफी सारे साथियों को खत्म कर दिया था। अब ये बात जानने के बाद तो उस डीमन एप का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ने लगा था, क्योंकि उस जंगल के अंदर मौजूद सभी जानवरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी डीमन एप की थी, और उसके होते हुए उन पांचों ने वहाँ पे उसके लोगों को मारने की कोशिश की थी। और जब डीमन एप वहाँ पे उन पांचों की सोर्ट्स को गौर से देखता है तो उन सोर्ट्स के ऊपर उन्हें हिरन्स का ही खून लगा हुआ था, जिसे पहचानने में उस डीमन एप को वहाँ पे एक सेकंड का भी समय नहीं लगता। और अब तो उस डीमन एप ने वहाँ पे गुस्से से उन पांचों को देखते हुए वहाँ पे गुर्राना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो उन पांचों डिसेबल्स की हवा भी वहाँ पे टाइट हो जाती है। और तभी वो डीमन एप वहाँ पे एक बार फिर से इंसानी भाषा में बोलते हुए उन पांचों से कहता है, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे आकर मेरे ही लोगों को खत्म करने की कोशिश की, जिसके चलते अब तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाला। और ये कहकर उस डीमन एप ने अचानक ही वहाँ पे गुस्से में आते हुए वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर उनके पत्थरों की मदद से वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो पांचों डिसेबल्स भी जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। पर अब वो डीमन एप उन्हें वहाँ पे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनवू को तो वहाँ से भागने का मौका ही मिल जाता है, क्योंकि उस डीमन एप का ध्यान वहाँ पे पूरी तरह से चेनवू के ऊपर से हट गया था। इसी बीच ब्रदर शू के सभी साथी डिसेबल्स वहाँ पे उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, आखिर तुमने उस समय उन सभी हिरन्स को मारने का हमें हुक्म क्यों दिया था? अब देखो तुम्हारी वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमें नहीं लगता कि अब ये डीमन एप इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चेनवू जो कि बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा था, वो उन लोगों की ऐसी हालत देखकर अपने मन में कहता है, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ग्रैंडमा शिया हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो दूसरों का बुरा करते हैं हमेशा उनके साथ बुरा ही होता है। और ये कहते कहते चेनवू को वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ग्रैंडमा शिया की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो तो अभी तक भी वहाँ पे उन एल्डर्स के बीच में फंसी हुई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम ग्रैंडमा शिया को ही देखते हैं जो कि वहाँ पे उन एल्डर्स से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह से भागते हुए वो उसी एरिया के अंदर पहुंच जाती हैं जहाँ उन पांचों डिसेबल्स ने मिलकर
हिरन्स को मारा था। और वहाँ पे इतने सारे हिरन्स की लाशों को देखकर ग्रैंड माशिया को भी एक बार फिर से चेनमू की चिंता सताने लगती है। इसी बीच ग्रैंड माशिया का ध्यान भटकते हुए देखकर एल्डर वुलाव वहाँ पे एक बार फिर से अपने साथियों की मदद से वहाँ पे ग्रैंड माशिया के ऊपर हमला करवा देता है। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया के सेंसेस भी काफी ज्यादा कमाल के थे, इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से किसी तरह से उस अटैक को डॉज कर देती हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उन सभी एल्डर्स ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ग्रैंड माशिया को चारों तरफ से घेर लिया था। और इसी के साथ एल्डर वुलाव वहाँ पे अपने साथियों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से इस डीमन को खत्म करने के लिए 5 एलिमेंटल डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को बनाना शुरू करो। अब एल्डर वुलाव के इस आदेश को सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते वो पांचों एल्डर्स वहाँ पे डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को बनाते हुए उसे वहाँ पे आपस में कंबाइन कर देते हैं। और ऊपर से ग्रैंड माशिया को भी वहाँ पे उन लोगों ने उस डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन के बीचों बीच ट्रैप कर लिया था। जैसे ही वो डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन वहाँ पे बनकर कंप्लीट हो जाती है तो वो पांचों एल्डर्स वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उस डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड माशिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उनके अटैक को डॉज करके वहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा यान किंगडम के अंदर रहते हुए तुम सभी लोगों ने अपनी स्वॉर्डमैनशिप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। पर अगर तुम अपनी इस स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। और ये कहते हुए ग्रैंड माशिया वहाँ पे इतनी तेजी के साथ उनके हमलों को डॉज करने लगती हैं कि वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे सही तरीके से ग्रैंड माशिया को नहीं देख पा रहे थे। और इसी के साथ साथ अब ग्रैंड माशिया ने वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उनकी सोर्स को पकड़ते हुए उन्हें वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और वो वहाँ पे उनके हमलों को आपस में ही टकराते हुए डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। और ये सीन वाकई देखने में काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। आज पहली बार हमें ग्रैंड माशिया की थोड़ी बहुत पावर की झलक देखने को मिल रही थी। पर ये सब देखते हुए उन सभी एल्डर्स को भी अब वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पांचों एल्डर्स वहाँ पे मिलकर एक साथ दोबारा वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड माशिया के ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगे थे। पर क्योंकि इस बार सोर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी तो वो भी ज्यादा देर तक वहाँ पे उनके हमलों को नहीं रोक पाती। और देखते ही देखते उन एल्डर्स की सोर्स वहाँ पे उन थ्रेड्स को चीरते हुए सीधा जाकर वहाँ पे ग्रैंड माशिया को हिट कर जाती हैं। और जैसे ही वो सोर्स जाकर वहाँ पे ग्रैंड माशिया को लगती हैं तो उन एल्डर्स को लगने लगा था कि शायद उन्होंने वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी का खेल खत्म कर दिया है। पर वो लोग कहाँ जानते थे कि उस डिमोनिक लेडी को खत्म कर पाना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो पांचों एल्डर्स वहाँ पे ग्रैंड माशिया के मरने की खुशी मना रहे थे तो इसी बीच ग्रैंड माशिया वहाँ पे एक बार फिर से अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके वहाँ पे उन पांचों एल्डर्स के पीछे पहुंच जाती हैं। और वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन पांचों एल्डर्स की बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिट नीडल्स को घुसाने लगे थे। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हो रहा था कि किसी भी एल्डर को समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन खुद एल्डर वुलाव भी वहाँ पे ग्रैंड माशिया के इस खतरनाक हमले से खुद को नहीं बचा पाता। खैर उन सभी के अंदर अपनी स्पिरिट नीडल्स घुसाने के बाद ग्रैंड माशिया वहाँ पे एक बार फिर से अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उन पांचों के पांचों एल्डर्स की बॉडी को वहाँ पे जगह लेती है, जिसके चलते बेचारे वो पांचों एल्डर्स वहाँ पे अपनी जगह से मूव ही नहीं कर पा रहे थे। और अब उन पांचों एल्डर्स को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने अनजाने में ही ग्रैंड माशिया को कमजोर समझने की कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए एल्डर वुलाव वहाँ पे ग्रैंड माशिया की स्किल्स की तारीफ करते हुए कहते हैं, डिमोनिक लेडी जो भी है पर मानना पड़ेगा, वाकई तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। असल में जब उन पांचों एल्डर्स ने मिलकर ग्रैंड माशिया को मारा था तो वो तो बस एक इल्यूजन था, जबकि इसी इल्यूजन का फायदा उठाते हुए ग्रैंड माशिया ने वहाँ पे उन पांचों के पांचों एल्डर्स को ट्रैप कर दिया था, जो कि देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक मकड़ी ने अपने शिकार को अपने जाले में फंसा रखा है। अब एल्डर वुलाव की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ एक सिल्क थ्रेड से होते हुए वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती हैं, असल में तो मैं खुद ही भूल चुकी थी कि मेरी स्किल्स इतनी ज्यादा कमाल की थी, पर तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे सब कुछ वापस से याद दिलवा दिया। और मजे की बात तो ये है कि मुझे अपर रियलम के मैजिकल क्लोथ्स को रिफाइन किए हुए काफी समय गुजर चुका है, लेकिन आज एक बार फिर से तुम लोगों की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपर रियलम के मैजिकल क्लोथ्स को रिफाइन करने का मौका मिलेगा। और ये कहकर ग्रैंड माशिया वहाँ पे अपनी सीजर को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे एल्डर वुलाव की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो एल्डर वुलाव के करीब पहुंचती हैं तो एल्डर वुलाव ने अचानक ही वहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए ग्रैंड माशिया के ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिससे बचने में ग्रैंड माशिया को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो देखकर एल्डर वुलाव वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने क्या समझा था कि चाले सिर्फ तुम ही चल सकती हो। और ये कहकर एल्डर वुलाव ने वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जहाँ वो ग्रैंड माशिया को और ज्यादा डराते हुए कहता है, हम पांचों के पांचों एल्डर्स लीजुंग सोर्ड सेक्स से बिलोंग करते हैं, जिनका तुम्हारी जैसी एक डिमोनिक लेडी कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस थोड़ी देर और मेरे पांचों डिसेबल्स बहुत ही जल्द तुम्हारे उस डीमन बॉय का खात्मा करते हुए यहाँ पे पहुंचते ही होंगे, जिसके बाद हम तुम्हें भी यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत देंगे। जबकि हम देखते हैं कि वो मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स भी वहाँ पे ग्रैंड माशिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि उनसे अपनी जान बचाने के लिए वो अपने सिल्क
थ्रेड्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, पर वो मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स तो जैसे हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उन पांचों डिसेबल्स को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल के साथ उस डीमन एप से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। जबकि वो डीमन एप था कि वहाँ पे उन पांचों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी तक भी लगातार वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की मदद से पीछे से ही उन सभी के ऊपर हमले किए जा रहा था, जिनसे बचने में उन पांचों डिसेबल्स को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। असल में उस डीमन एप का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा स्लो थे और इसी वजह से अभी तक वो पांचों डिसेबल्स वहाँ पे बचे हुए थे, वरना अब तक तो वो डीमन एप न जाने कब का ही उन्हें खत्म कर चुका होता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो पांचों डिसेबल्स वहाँ पे उस डीमन एप के एरिया से भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन भले ही वो डीमन एप उन्हें वहाँ पे मार नहीं पाया था, लेकिन भगा भगा के उसने वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स की हालत खराब कर दी थी। और क्योंकि डीमन एप कभी भी अपने इलाके को छोड़कर बाहर नहीं निकला करता था, और इसी वजह से आज उन पांचों डिसेबल्स की वहाँ पे जान बच पाई थी, वरना अब तक तो शायद उनका खेल खत्म हो चुका होता। वहीं उस खतरनाक डीमन एप के एरिया से बाहर आने के बाद वो पांचों भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि आज वो पांचों मरने से बाल बाल बचे थे। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे अपनी जान बचने की खुशी से ज्यादा चैनमो के भाग जाने का दुख हो रहा था। उन पांचों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सब के बारे में अपने मास्टर को क्या जवाब देंगे। उन्होंने कितनी उम्मीद के साथ उन्हें ये टास्क दिया था। अपने साथियों को वहाँ पे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पे अपने साथियों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम सभी चिंता मत करो। जब वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय मैंने उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल ट्रैकर लगा दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उस लड़के की लोकेशन को कभी भी कहीं भी ढूंढ सकते हो। और ये कहकर उस लड़की ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनमू की लोकेशन को ढूंढना शुरू कर दिया था। और बहुत ही जल्द वो अपने ट्रैकर की मदद से चैनमू की लोकेशन को ढूंढ लेती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने घर की तरफ ही भाग रहा था। और बेचारे चैनमू को वहाँ पे जरा सा भी एहसास नहीं हो पाता कि कोई वहाँ पे उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। जबकि जैसे ही उस लड़की को वहाँ पे चैनमू की लोकेशन के बारे में पता चलता है, तो वो अभी वहाँ पे खुश होते हुए अपने साथियों से कहती है, जल्दी चलो, मुझे उस लड़के की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। और ये कहकर वो लड़की अपने साथियों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ चैनमू के पीछे निकल जाती है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि अब वहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो चुका था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि रात के अंधेरे में जंगल के अंदर रुकना कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए चैनमू अपनी पूरी जान लगाते हुए वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे पलटकर पीछे भी बार बार देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछे तो नहीं कर रहा। जबकि इसी बीच चैनमू वहाँ पे उस जंगल को पार करते हुए द ग्रेट रूम्स वाले एरिया में आ चुका था, जहाँ पे काफी सारे बीस्ट के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। और ये सभी स्केलेटन्स वहाँ पे उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। और उस जगह को देखकर चैनमू वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता वो पांचों मेरा पीछा करते हुए इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे आएंगे। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अब तक वो उस डीमन एप की चंगुल से तो बच ही निकले होंगे, क्योंकि उस डीमन से बचते हुए चैनमू को वहाँ पे इतना तो अंदाजा हो चुका था। वो डीमन एप बस डराता था, लेकिन किसी को भी चोट नहीं पहुंचा रहा था। पर हो ना हो, उसके बावजूद भी उस डीमन एप ने वहाँ पे उन पांचों डिसेबल्स को अच्छा सबक सिखाया होगा, जिसके चलते अब वो पांचों डिसेबल्स कम से कम किसी जानवर को तो चोट पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अभी चैनमू वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक बर्ड पीस दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। और पिछले 11 सालों में आज पहली बार चैनमू का इतने ज्यादा खतरनाक बर्ड बीस्ट के साथ सामना हो रहा था। पर चैनमू वहाँ पे उससे डरने की बजाय उल्टा उसकी ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। असल में अब चैनमू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे जितना जल्दी हो सके अंधेरा होने से पहले पहले वापस अपने घर पहुंचना होगा, क्योंकि उसकी ग्रैंड माशिया ने उसे साफ साफ बताया था कि जिस दिन भी वो अंधेरा होने से पहले वापस घर नहीं लौटेगा, वही उसकी लाइफ का आखिरी दिन होगा। और यही सब याद करते हुए चैनमू को अपनी ग्रैंड माशिया की एक और बात याद आती है, जहाँ उन्होंने एक बार चैनमू से बोला था कि अगर तुम कभी अंधेरा होने से पहले वापस घर नहीं लौट पाते तो तुम्हें किसी अच्छे रूम्स को ढूंढते हुए उसके अंदर ही छुप जाना होगा। जिसके बदले में चैनमू ने भी उनसे सवाल करते हुए पूछा था, लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन से रूम्स के अंदर छुपते हुए मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। जिसपे ग्रैंड माशिया ने उसे जवाब देते हुए बताया था कि एक सेफ रूम्स को पहचानने के 2 रास्ते हैं। एक तो तुम्हें उस रूम्स के अंदर स्टोन स्टैचूज दिखाई देंगे, और अगर वो स्टोन स्टैचूज हमारे गाँव वाले स्टोन स्टैचूज के साथ मिलते जुलते हैं तो तुम उन रूम्स के अंदर रात गुजार सकते हो, या फिर तुम्हें बर्ड्स और एनिमल बीस्ट का पीछा करते हुए उन रूम्स के अंदर जाना होगा, जहाँ पे वो सभी अपनी जान बचाते हुए छुपते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले सभी जंगली जानवर भी उन रूम्स के अंदर जाकर छुप जाते हैं। और अपनी ग्रैंड माँ की इन्हीं बातों को ही याद करते हुए चैनमू वहाँ पे उस बड़े से बर्ड बीस्ट का पीछा कर रहा था। और जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे उन बर्ड बीस्ट के पीछे जा रहा था, हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे उन बर्ड बीस्ट की संख्या भी बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि वो सभी भी किसी सेफ रूम्स की तलाश में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चैनमू के दिमाग में अब बस वहाँ पे एक ही बात चल रही थी कि उसे अगर अपनी जान बचानी है तो उसे वहाँ पे उन बर्ड बीस्ट का पीछा करना होगा। और इसी तरह भागते भागते चैनमू वहाँ पे काफी दूर निकल चुका था, और लगातार वहाँ पे इस तरह से भागने की वजह से अब धीरे धीरे वो वहाँ पे थकने भी लगा था। एक तो चैनमू ने आज अपनी काफी सारी नई स्किल्स को अनलॉक किया था, जिसके चलते उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी। इवन लगातार वहाँ पे इस तरह से भागने की वजह से उसकी मेरिडियंस
और बोन्स के अंदर तो इंजरीज भी आना शुरू हो चुकी थी। पर इस सब के बावजूद भी चेनमू वहाँ पे इस सब की परवाह ना करते हुए लगातार वहाँ पे भागे ही जा रहा था। लेकिन भागते भागते वो अपने गाँव के मुखिया की सिखाई हुई गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वो अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रिकवर करता चला जा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी मरीनेस और बोन्स के अंदर आई हुई इंजरीज भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और जैसे चेनमू की फिजिकल पावर वहाँ पे पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो चेनमू अपनी स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि इस तरह से किसी भी टेक्निक को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर क्योंकि चेनमू उस गाइडिंग टेक्निक को बचपन से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था तो इसलिए उस गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना तो उसके लिए काम बात हो चुकी थी। इसी वजह से चेनमू वहाँ पे इतनी आसानी के साथ उस गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा पा रहा था। और उस होल गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना, जैसे चेनमू वहाँ पे बखूबी कर रहा था। और इसी तरह से भागते भागते चेनमू को अचानक से ही वहाँ पे अपने सामने कुछ सीन्स दिखाई देने लगते हैं और ये सारे सीन उसके अपने सोल सीरियलम के ही थे, जो कि अब तक तो वहाँ पे शांत था। लेकिन जैसे जैसे चेनमू अपनी सोल गाइडिंग टेक्निक के ऊपर ध्यान देते हुए वहाँ पे अपनी फिजिकल पावर को रिकवर कर रहा था, वैसे वैसे चेनमू के सोल सीरियलम के अंदर चेंजेस आना शुरू हो चुके थे। और आज पहली बार चेनमू अनजाने में ही अपने सोल सीरियलम में पहुंच चुका था, जहाँ पे चेनमू को अपने सामने एक बैरियर भी दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ चमक रहा था। असल में यहाँ पे चेनमू का ब्रेक थ्रू होने वाला था, पर जैसे ही चेनमू वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वही बैरियर वहाँ पे चेनमू को रोकने की कोशिश शुरू कर देता है, जो देखकर तो चेनमू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। असल में लगातार वहाँ पे सोल गाइडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से चेनमू की पूरी बॉडी के अंदर वो स्पिरिचुअल पावर दौड़ने लगी थी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब चेनमू अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए वहाँ पे भाग पा रहा था और इस सब के चलते वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर भी फ्लो होना शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते अब तक वैसे तो चेनमू को ब्रेक थ्रू कर जाना चाहिए था, पर बहुत ही अजीब तरीके के साथ उसे अभी भी कोई चीज रोकने की कोशिश कर रही थी। और अभी चेनमू वहाँ पे उस बैरियर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडपा की कही हुई बातें याद आती हैं, जहाँ उन्होंने एक बार चेनमू को बताया था कि एक प्रैक्टिशनर की बॉडी के अंदर 7 हिडन ग्रेड ट्रेस मौजूद होते हैं, जिन्हें हम 7 लेवल्स भी कह सकते हैं। और हर एक लेवल को पार करने के लिए प्रैक्टिशनर को अपने दम से एक बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ना होता है, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाता है। और अभी चेनमू भी वहाँ पे उसी स्टेट में फंसा हुआ था, उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना था। और इसीलिए अब चेनमू ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपने सोल सीरियलम के अंदर पानी की बड़ी बड़ी लहरों को उठाते हुए उस बैरियर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हर बार वो उस बैरियर के साथ टकराते ही वहीं पे नाकाम हो जा रहा था, क्योंकि असल में चेनमू को ये काम जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था, असल में तो बहुत ही ज्यादा हार्ड था। इवन काफी सारे लोग तो अपनी पूरी लाइफ में इसी रियलम पे अटके रहते थे, तभी वो लोग इस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे। जैसे चेनमू आज एक ही दिन में डिस्ट्रॉय करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर चेनमू भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। इसलिए वो एक बार फिर से पानी की बड़ी बड़ी लहरों को उठाते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर इस बार भी वो वहाँ पे उस बैरियर के साथ टकराते ही दोबारा वहाँ पे नाकाम हो गया था। लेकिन इस बार वहाँ पे कुछ अजीब होता है, क्योंकि जैसे ही चेनमू वहाँ पे उस इनविजिबल बैरियर के साथ टकराता है तो वहाँ पे अचानक उस इनविजिबल बैरियर के ऊपर कुछ एंशिएंट वर्ड्स अपीयर होने लगे थे, जिनसे चेनमू को वहाँ पे अलग अलग आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जो देखकर तो चेनमू को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और अभी चेनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो सभी एंशिएंट वर्ड्स वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस ग्रेट ट्रायर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, जो कि चेनमू का नेक्स्ट रियलम भी होने वाला था। और ऐसा होते ही चेनमू के सोल सीरियलम के अंदर एक और भी अजीब चीज होती है, जहाँ अब तक चेनमू के सोल सीरियलम के अंदर पानी की लहरें उठ रही थी, अब उस पानी की जगह वहाँ पे लावा ले लेता है और चेनमू भी वहाँ पे उसी लावा के साथ ही बहते हुए एक बार फिर से उसी इनविजिबल बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगा था। हालांकि ये सब चेनमू खुद से नहीं कर रहा था, पर देखने से तो वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि चेनमू अब ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। ऊपर से चेनमू को भी झटका तो तब लगता है जब वो लावा उसे अपने अंदर जलाने की बजाय उल्टा सुकून दे रहा था, और वो लावा वहाँ पे चेनमू को अपने साथ बहाते हुए उसे इनविजिबल बैरियर की तरफ ले जाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा शिया को देखते हैं, जिन्होंने वहाँ पे एक बार फिर से अपने मल्टीपल स्पिरिट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए एल्डर वू लाओ की उन हजारों मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे एल्डर वू लाओ को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान होते हुए ग्रैंडमा शिया से कहता है, अभी अभी मैंने तुम्हारे ऊपर जो अटैक किया था उसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स मौजूद थी, लेकिन मेरे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को भी तुमने यहाँ पे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि ये तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम डेमोनिक सेट की कोई आम लेडी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर इवल पावर्स हैं, और वही इवल पावर्स ही तुम्हें बाकी डीमन से अलग बनाती हैं। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक मैंने तुम्हारी जैसी खतरनाक डेमोनिक लेडी के बारे में कुछ सुना क्यों नहीं था। जरूर आज तक तुम्हारा सामना जिस किसी के साथ भी हुआ होगा उसे तुमने मौत के घाट उतार दिया होगा। और ये कहकर एल्डर वू लाओ वहाँ पे बहुत ही क्यूरियस होकर ग्रैंडमा शिया से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी रियल पहचान क्या है। जिसपे ग्रैंडमा शिया उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाती। उससे पहले ग्रैंडमा शिया अचानक ही वहाँ पे अपनी बैग पे घुसी हुई एक सोर्ड को बाहर निकाल देती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे ग्रैंडमा
माशिया की बॉडी से एक अजीब सी गैस रिलीज होने लगी थी, जो देखकर तो वहाँ पे एल्डर वू लाओ के साथ साथ उसके सभी साथियों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे समझ आ चुका था कि ग्रैंड माशिया की ये बॉडी रियल बॉडी है ही नहीं, बल्कि उसने तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसके ऊपर बस इस स्किन को चढ़ा रखा था। और ये पता चलते ही बेचारे उन पांचों एल्डर्स का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, जबकि ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे उन पांचों से कॉल टोन में कहती है, देखो कैसे तुम बेवकूफों ने मेरी स्किन को इंजर्ड कर दिया। और ये कहते कहते ही अचानक से ग्रैंड माशिया की आवाज वहाँ पे चेंज हो चुकी थी, जो सुनते ही बेचारे एल्डर वू लाओ को तो और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और वो वहाँ पे आंखें पाड़े ग्रैंड माशिया की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, तुम तो हो वो महान डिमोनिक लेडी जो कि पूरे डिमोनिक सेट के ऊपर राज किया करती थी। पर इससे आगे बेचारा एल्डर वू लाओ वहाँ पे कुछ भी कह पाता। ग्रैंड माशिया ने वहाँ पे अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उन पांचों एल्डर्स की बॉडी के ऊपर अपनी पावर के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उन पांचों एल्डर्स की बॉडीज वहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। खैर उन सभी एल्डर्स को ठिकाने लगाने के बाद ग्रैंड माशिया अचानक ही वहाँ पे एक तरफ पलटते हुए गोल्ड टोन में कहती हैं, आखिर तुम कब तक सबको छुप कर ही देखने वाले हो, अब सामने आ सकते हो। ग्रैंड माशिया की ऐसा कहती हम देखते हैं कि ग्रैंड पा टूज ही वहाँ पे सामने आते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड माशिया उससे वहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, आखिर तुम कब से खड़े होकर यहाँ पे ये सब सुन रहे थे। जिसपे ग्रैंड पा टूज ही वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं, मैं तो बस अभी यहाँ पे पहुंचा था, मैंने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सही से सुना है। जिसपे ग्रैंड माशिया वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहती हैं कि तुमने क्या सुना है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और अच्छा ही हुआ कि तुमने कुछ नहीं सुना, तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। जिसपे ग्रैंड पा टूज भी वहाँ पे ग्रैंड माशिया से कहते हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैंने एक कहानी को सुना था, और वो कहानी थी डिमोनिक सेट के लीडर ली टियान जी की। मैंने सुना था कि डिमोनिक सेट के लीडर ने अपनी बीवी को धोखा देते हुए एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिमोनिक सेंट के साथ शादी कर ली थी। पर जैसे डिमोनिक सेट के लीडर की शादी उस डिमोनिक सेंट के साथ हुई तो उस डिमोनिक सेंट लेडी ने पहली रात को ही उसे खत्म कर दिया, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे डिमोनिक सेट के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाते हुए सभी एल्डर्स और लोगों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो डिमोनिक लेडी न जाने पिछले कितने ही 100 सालों से इस सब का इंतजार कर रही थी। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो डिमोनिक लेडी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, और आज तक किसी को भी उस डिमोनिक लेडी के बारे में कुछ भी। असल में ग्रैंड पा टूज ही वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ही ये सारा इल्जाम ग्रैंड माशिया के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ग्रैंड पा टूज की ये बात सुनकर अब ग्रैंड माशिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसलिए वो भी वहाँ पे एक कोल स्माइल करते हुए ग्रैंड पा टूज से कहती हैं कि दाशु कॉन्टिनेंट में आने के बाद मैंने भी यहाँ पे एक कहानी को सुना था, और वो कहानी थी एक मशहूर चोर के बारे में जिसने पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबकी नाक में दम कर रखा था। और उस चोर की सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी स्पीड भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा तेज थी। उस चोर के बारे में मशहूर था कि वो कभी भी आज तक अपनी चोरी में फेल नहीं हो पाया, और अपने इसी घमंड में चूर होते हुए उस चोर ने एक दिन यान किंगडम की इंपीरियल सिटी के अंदर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इंपीरियल सिटी के मास्टर ने उस चोर को पकड़ लिया था और सजा के तौर पर उस चोर की एक टांग भी काट दी थी। हालांकि इंपीरियल गार्ड्स तो उस चोर को जान से मारना चाहते थे, पर वो चोर एक बार फिर से अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो चुका था, और तब से लेकर अब तक किसी ने भी उस चोर को नहीं देखा। यान किंगडम के इंपीरियल मास्टर जो कि एक गॉड थे, उनके हाथों से भी वो चोर बच के भाग निकला था, और यही बात उस चोर को अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब ग्रैंड माशिया की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड पा टूजी भी वहाँ पे बुखला चुका था, और वो वहाँ पे एक फीकी स्माइल करते हुए ग्रैंड माशिया से कहते हैं कि जिस दिन मैंने दाशु कॉन्टिनेंट के डिसेबल विलेज को ज्वाइन किया था उसी दिन से मैंने सभी से कह दिया था हम सभी लोग लूजर्स हैं, इसलिए इस तरह से यहाँ पे छुप कर रह रहे हैं, तो कभी भी कोई भी किसी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करेगा, और ना ही कभी किसी के सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश करेगा। हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग अपने काम से काम रखें। ऐसा समझ लो कि अब से मैं गूंगा बहरा हो चुका हूँ, जो कि ना तो कुछ सुनता है और ना ही कुछ बोलता है। अब ग्रैंड पा टूजी की ये बात सुनकर ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे उसकी बातों से बकते हुए कहती हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसी पागल हरकतें मेरे चैनमू को मत सिखा देना। वो चैनमू ठीक तो है ना, क्या उसने ही तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए भेजा था? जिसपे ग्रैंड पा टूजी वहाँ पे इनकार करते हुए कहते हैं, नहीं चैनमू तो मुझे दिखा ही नहीं है। असल में जब तुम उन पांचों एल्डर्स के साथ फाइट कर रही थी तो गांव के मुखिया ने दूर से ही वो सब देख लिया था, और इसीलिए मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए भेजा था, ताकि मैं यहाँ पे आते हुए पता लगा सकूं कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। अब ग्रैंड पा टूजी की ये बात सुनकर तो ग्रैंड माशिया वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो परेशान होते हुए ग्रैंड पा टूजी से कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर चैनमू कहाँ गया? मैंने तो उसे सीधा वापस घर जाने के लिए बोला था। जिसपे ग्रैंड पा टूजी वहाँ पे कहते हैं, लेकिन मैंने तो उसे कहीं पे भी नहीं देखा, और ऊपर से अब तो अंधेरा भी होने वाला है। और ये पता चलते ही वो दोनों वहाँ पे जल्दी से चैनमू को ढूंढने के लिए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चैनमू को देखते हैं, जो कि अभी तक भी जंगल में उसी तरह से आगे भागे जा रहा था, और ऊपर से अब वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ अंधेरा और भी बढ़ता चला जा रहा था। और जैसे जैसे वहाँ पे अंधेरा बढ़ रहा था, चैनमू के दिल की धड़कन भी वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। पर चैनमू की मुसीबतें यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो पांचों डिसेबल्स भी चैनमू का पीछा करते हुए अब धीरे धीरे वहाँ पे चैनमू की क्लोज जाने लगे थे। और चैनमू के पीछे जाते हुए ब्रदर चू वहाँ पे अपने साथियों से कहता है, ये दाशु
कॉन्टिनेंट जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है वो डिमोनिक बच्चा हमसे अपनी जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह की तलाश में भागा जा रहा है। और इसी तरह जब वो लोग वहाँ पे भागते हुए चेनमू के थोड़ा और क्लोज पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चेनमू वहाँ पे सिर्फ अकेले ही नहीं भाग रहा था बल्कि जंगल के सभी जानवर भी उसके साथ साथ ही भाग रहे थे। और ऐसा कमाल का और खतरनाक नजारा उन लोगों ने भी आज अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ऊपर से वहाँ पे हर तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद थे जिनसे हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा डरते हैं, पर अब ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही अजीब तरीके के साथ डरते हुए वहाँ पे भाग रहे थे। और यही बात उन पांचों डिसेबल्स को वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सभी मॉन्स्टर्स किससे डरते हुए भाग रहे हैं। इसी बीच हम चेनमू को भी देखते हैं जो कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो वहाँ पे मॉन्स्टर्स को बहुत ही गौर से देखते हुए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सभी मॉन्स्टर्स किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब चेनमू वहाँ पे गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो उसी तरफ जा रहा है जहाँ से वो काला अंधेरा इस तरफ बढ़ रहा था। इसलिए चेनमू भी ये देखकर वहाँ पे शॉक हो जाता है। लेकिन जब वो सामने की तरफ गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे एक चमकती हुई जगह दिखाई देती है जिसे देखते ही चेनमू वहाँ पे समझ चुका था कि हो न हो ये वही जगह है जहाँ पे रुकते हुए वो उस काले अंधेरे से अपनी जान बचा सकता है। और अभी चेनमू वहाँ पे उस जगह को देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सूरज वहाँ पे पूरी तरह से डूब जाता है जिसके साथ ही अब वहाँ पे काला अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। और इसी कमाल के खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पता नहीं